Good morning, students. So welcome to the next lecture of your chapter 1 history, and today we will discuss the topic the age of revolution. It will start from 1830 and we'll talk about till 1848. Okay, so again get ready with your books and we'll start with the first topic in page number 13, the age of revolutions 1830 to 1848. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution, and in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of the Ottoman empires, Ireland and पोलैंड. लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेटिव रेजिम्स के बारे में बात किया था कि कैसा 1815 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेना, उसके बाद अलग अलग जगहों को में ऑटोक्रेटिक पावर, मोनार्कियल पावर आ गए थे. तो जैसे जैसे इन लोगों ने अपना कब्ज़ा बढ़ाया वैसे वैसे ही ये जो भावना आई लिबरलिज़म एंड नेशनलिज़म की, वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे एसोसिएट करने लगे हम? रिवॉल्यूशन से. क्योंकि वो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ पहले से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आ चुकी थी. अब उनके ऊपर में अगर कोई राजा राज करना चाह रहा था तो उसका वो विरोध कर रहे थे विद द आइडियाज़ ऑफ लिबरलिज़म एंड नेशनलिज़म. तो कहाँ ख़ास तौर पे ये हुआ? इन यूरोप, इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स एंड द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ऑटोमन एम्पायर द प्रेजेंट डे टर्की जो है, अभी आज के दिन में जो टर्की है और उसके आसपास के जो एरियाज़ इंक्लूडिंग द ईस्टर्न यूरोप, they were under the Ottoman Empire and they were Muslim rulers. So they had captured large area of Greece, Hungary, Bulgaria, ये उनके कब्ज़े में था. तो यहाँ पे आयरलैंड में और पोलैंड में ये भावनाएं आई. These revolutions were led by liberal nationalists. तो ये जो रेवोल्यूशन है उसे कौन लीड कर रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट्स. लिबरल यानी खुले विचार वाले व्यक्ति, और नेशनलिस्ट यानी उनका खुला विचार किस लिए था? राष्ट्रीयता के भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए. अब ये कौन थे ये लिबरल नेशनलिस्ट्स? ये दे बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट. वो पढ़े लिखे थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, और एलीट यानी उच्च वर्ग भी बोलते हैं एलीट को. सो दे वर मध्यम से ऊंचे दर्जे के लोग थे. कैसे लोग? कौन कौन हो सकता है? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स या बिजनेसमैन. सो दे वर द पीपल हु वर लिबरल माइंडेड एंड दे लेड दिस रेवोल्यूशन. तो पहला, द फर्स्ट अपहीवल. अपहीवल का मतलब है उथल पुथल या अ सडन बिग चेंज, है ना, या एक क्रांति की शुरुआत. द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1830. तो जो पहला जो ये जो क्रांति हुआ, जो अपहीवल हुआ, वो हुआ फ्रांस में 1830 में. 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के कारण में बर्बन फैमिली को वापस वहाँ का राज दे दिया गया था. लेकिन 1830 में फिर से लोगों ने द बर्बन किंग को वहाँ से उखाड़ फेंका, ओवरथ्रोन, फ्रांस से उखाड़ फेंका, और उसकी जगह पे देश में लाया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब मोनार्की यानी तो राजा का राज होता है. तो ये इसमें क्या डिफरेंस हुआ? राजा का राज ज़रूर था, लेकिन वहाँ पे द गवर्नेंस वॉज डन बाय थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक संविधान से उनका गवर्नेंस हो रहा था, उनका राज सरकार चल रही थी, ना कि राजा के उनके इच्छाओं से. सो देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस विच केम इन 1830, और वहाँ पे उनका जो राजा बना उसका नाम था उसके बाद लुई फिलिप वहाँ के राजा बने. So the Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. तो लुई फिलिप को हेड बना दिया उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, और फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ से राज करें. तो हमने याद करो ड्यूक मेटरनिक के बारे में जाना था कि वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. तो उन्होंने क्या बोला? एक बहुत फेमस रिमार्क किया, व्हेन फ्रांस स्नीजेस
द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो मेटरनिक का कहना ये था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। इनका बोलने का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ जो रिवोल्यूशन वाली चीज़ है वो चालू तो होती है फ्रांस से, लेकिन पूरे यूरोप में वो फैल जाती है। तो इस तरीके से ड्यूक मेटरनिक ने वहाँ पे रिमार्क किया। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग। अब इसके कारण जो फैलना चालू हुआ, कहाँ फैला? सबसे पहले फैला बेल्जियम में। सो इट स्टार्टेड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड। तो उसके बाद क्या हुआ? बेल्जियम में ये फैल गया और बेल्जियम फिर जो यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड था उससे अलग हो गया। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। तो एक जो घटना है जिसने पूरे यूरोप को एकत्रित कर लिया, एंड दे मोबिलाइज्ड द नेशनलिस्ट फीलिंग, है ना, जो राष्ट्रीयता की भावना जो एकत्रित की, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम अभी पहले हम डिस्कस कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर के बारे में, इस बुक में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी छोटे तौर पे आपको बताता हूँ कि एक्चुअली द फर्स्ट बिग एम्पायर इन यूरोप वाज रोमन एम्पायर। तो रोम का एक बहुत बड़ा एरिया था, जब बहुत आधे से ज़्यादा यूरोप रोमन एम्पायर के अंदर आता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतते गया, रोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगी और एक बाइजेंटीन एम्पायर क्रिएट हो गया। बाइजेंटीन एम्पायर वैसे तो पार्ट था यूरोप का ही, रोमन एम्पायर का ही, लेकिन वो दूसरे तरीके से वो लोग राज करने लगे। और कहाँ राज करते थे? जो मॉडर्न डे टर्की है वहाँ पे वो राज करते थे, उसके आसपास के इलाकों पे राज करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये एक एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर वहाँ पे आना चालू किया, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने धीरे धीरे पहले तो टर्की वाले हिस्से पे कब्ज़ा किया और उसके बाद वो फैलते फैलते यूरोप में आ गए और उन्होंने सबसे पहला जो कब्ज़ा किया वो ग्रीस में किया, यूनान में, ग्रीस में किया और वहाँ पे काफ़ी सालों तक वो राज करने लगे। नाउ दे वर मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द यूरोप वाज प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन। तो एक तरीके से एक रिलीजन का एक वहाँ पे बात आ गई। तो यूरोप एकत्रित क्यों हो गई? बिकॉज दे वर क्रिश्चियन एंड दे वांटेड दैट दीज मुस्लिम रूलर्स टू गो अवे। तो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हुआ जिसमें नेशनलिस्ट भावनाएं आई। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। ग्रीस हैड बिन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks which began in 1821। So 1821 में ये भावना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि भाई हमको ये ऑटोमन एम्पायर को यहाँ से हटाना है एंड अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट उससे, यानी अपने एक तरीके से बोले हमारा कल्चर अलग, उनका कल्चर अलग, एंड वाई दे आर रूलिंग अस, लेट अस मूव दम अवे। सो nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many Western Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। तो इनके सपोर्ट में कौन आए? जो ग्रीक्स थे, जो एक्साइल थे, जिनको देश निकाला मिल गया था, वो उनको सपोर्ट करने लगे। दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उसको सपोर्ट करने लगे क्योंकि दे थॉट कि ये जो हमको ये ग्रीक कल्चर, जो ग्रीक पुराना कल्चर है, उसको बचा के रखना है। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो उस समय के जो कवि थे या जो कलाकार थे, उन्होंने गुणगान किया कि ग्रीक कल्चर हमारा ये, इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूरोपियन कल्चर। वो पालना था जहाँ पे ये यूरोपियन कल्चर पला बढ़ा। सो पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। तो उन्हीं में से एक थे, एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। तो वो क्या करने लगे? फंड इकट्ठा करने लगे ताकि सपोर्ट कर सकें ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। और बाद में वो वहाँ युद्ध करने भी चले गए और खैर ज़्यादा युद्ध कर नहीं पाए। 1824 में उनकी बुखार से मौत हो गई। So this Lord, the English poet Lord Byron, organized funds and later went on to fight in the war
वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824. एंड फाइनली ये इतना स्ट्रगल करने के बाद देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, है ना. एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में, और उसके बाद में ग्रीस को आज़ादी दे दी गई फ्रॉम द ऑटोमन्स. सो फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized Greece as an independent nation. So this was the starting of the revolution. Now we'll go to the next topic, how this feeling of nationalism was given an impetus. उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया गया? It was through art, cultures, music, स्टोरीज़, इनके थ्रू. और उस टाइम को वो लोग बोलते हैं, उस टाइम के आर्टिस्ट को बोलते हैं रोमांटिक आर्टिस्ट, और उस जो दौर चला था उसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन है उसने राष्ट्रीयता के भावना को कैसे आगे बढ़ाया. लेट अस रीड थ्रू इट. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. जो ये development of nationalism था वो सिर्फ wars और territory को expand करने के थ्रू नहीं आया. Culture, संस्कृति ने बहुत बड़ा रोल निभाया इस आइडिया को डेवलप करने में. द आइडिया ऑफ नेशन, इसको डेवलप करने में संस्कृति ने. अब संस्कृति होती क्या है? हमारे जो कला है, हमारे जो लिटरेचर्स हैं, पोइट्री है, स्टोरीज़ हैं, म्यूज़िक है, दिस इज आवर कल्चर. सो द कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप nationalist feelings. So let us look at romanticism, है ना. सो रोमांटिसिज्म का यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे जो, लेकिन इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे. सो लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ national sentiment. So romanticism, this happened during this period 1820 to 1840. This was a movement, एक तरीके से एक आंदोलन था. किया किसने ये आंदोलन? एक तरीके से कलाकारों ने अपने कला के थ्रू इस आंदोलन को किया. इनका एम था एक नेशनलिस्ट, एक तरीके पर्टिकुलर टाइप की नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करना लोगों के भावनाओं में. एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि हाउ इट कुड हैव बीन डेवलप्ड. So romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. तो जो उस समय के जो आर्टिस्ट थे वो जनरली जो साइंस और रीजनिंग, इसको वो दे वर नॉट द सपोर्टर ऑफ साइंस, है ना. वो विज्ञान के सपोर्टर थे ही नहीं, है ना. उनका मानना कुछ और था, कुछ और तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे. वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते थे? भावनाओं से, इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. अब इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन ऐसी चीज़ होती है जिसका प्रूफ नहीं होता, लेकिन आप उसको अपने मन ही मन मान लेते हैं कि ये सही है. तो ये इंट्यूशन है. जैसे कि द कंसेप्ट ऑफ गॉड, है ना. कहीं प्रूफ नहीं है कि गॉड है कि नहीं है, लेकिन आप अपने मन से उसको विश्वास करते कि भगवान है. तो इसको हम एक तरीके से इंट्यूशन बोलें. या कभी कभी आपको इंट्यूशन का मतलब होता है पूर्वाभास भी होता है कि कुछ चीज़ होने वाला है. आपको ऐसा लगता है कि कुछ सिग्नल मिले, मुझे पता है कि ये होने वाला है, और वो हो भी जाता है कई बार. सो दैट इज़ इंट्यूशन. सो दे बिलीव्ड इन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग. एक आध्यात्म की तरफ ज़्यादा उनका जोर था. देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, है ना. तो इनका एफर्ट किस तरफ था? एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को डेवलप करने के लिए. हेरिटेज यानी हमारा जो पुराने ज़माने के जो चीज़ें हैं या जो आइडियाज़ हैं उसको सहेज के रखना. सो हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट. हमारा जो पुराना जो भूतकाल है वो कॉमन कल्चरल पास्ट है. एंड दिस वाज द बेसिस ऑफ अ नेशन. और दूसरे कुछ रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जैसे कि एक जर्मन फिलोसोफर था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर. वो राष्ट्रीयता की भावना कैसे बना रहा था कि ये जो कॉमन लोग मिलजुल के जो हम जिस तरीके से हमारा जो रहन सहन है वो हमारी राष्ट्रीयता की निशानी है. और उसको बोलता था कि वो, उसका नाम दिया था उसने डास फोक. सो
He claimed that true German culture was to be discovered among the common people. जो हमारा ट्रू कल्चर है वो हमारे आम लोगों के बीच में है, इसको बोलता था Das Folk. It was through folk songs, folk poetry and folk dance that the true spirit of nation, उसका एक जर्मन नाम था Volksgeist, ये ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन Volksgeist, ये इनको उसने बढ़ावा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले पेज नंबर 14 में ऊपर में एक फ़ोटोग्राफ है, एक पेंटिंग है। हाँ, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं यूजीन डेलाक्रॉय, इन्होंने 1824 में इसको बनाया है। इसका टाइटल है द मैसाकर ऑफ चियोस, है ना, मैसाकर यानी हत्याकांड। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसमें एक डिपिक्शन है द मैसाकर ऑफ चियोस। मैं पढ़ देता हूँ, उसको समझा भी देता हूँ। द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉय वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक आर्टिस्ट ना। दिस ह्यूज पेंटिंग, ये बहुत बड़ा पेंटिंग था, यानी कितना बड़ा था, 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर। ये किस बार एक घटना को वर्णन करता है उसका, जिसमें 20,000 ग्रीक्स को ऑटोमन के लोग यानी टर्क्स लोगों ने आइलैंड ऑफ चियोस में इनकी हत्या कर दी थी, 20,000 ग्रीक्स की। तो उसको इसने अपने पेंटिंग के थ्रू उभारा है, लेकिन इसमें उन्होंने खास ड्रामेटाइजेशन किया है इंसिडेंट का, उस घटना का काफ़ी ड्रामेटिक चित्रण किया है, जिसमें ही वॉज फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों के और बच्चों के संघर्ष को ज़्यादा फोकस किया। एंड यूजिंग विविड कलर्स, विभिन्न कलर्स को यूज़ करके डेलाक्रॉय सॉट टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर। तो उनका जो मकसद ये था कि जो देखने वाला है इस घटना की पेंटिंग को देख के इतना इससे प्रभावित हो जाए और उसमें वो भावनाएं, वो सेंटिमेंट्स जागृत हो जाएं जो हो सकता है टर्क्स के खिलाफ हो उस समय। एंड इट क्रिएटेड सिंपैथी फॉर ग्रीक्स, और इसने साथ में एक सहानुभूति भी ग्रीक्स के तरफ उन्होंने उत्पन्न किया। सो दिस इज़ अबाउट द पेंटिंग। सो द पेंटर्स ने ऐसा काम किया, सिंगर्स ने ऐसी कविता बनाई जिससे आपकी भावनाएं ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाए नेशनलिज्म की तरफ। सो दिस वेर द आर्टिस्ट हु वर डूइंग दिस थिंग्स। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. तो इस टाइप के जो आर्ट फॉर्म है, फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांसेस को कलेक्ट करके उसको और ज़्यादा प्रचलित करना एक तरीके से नेशनलिस्ट भावनाओं को बढ़ावा देना था। और इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लैंग्वेज। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे फील द बॉन्ड थ्रू लैंग्वेज। एक दूसरे से अगर हम बाहर कहीं जाते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो हमारी भाषा बोल रहा है, तो हम ज़्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे बातचीत चालू हो जाती है, संबंध चालू हो जाता है। अगर हम सेम लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं तो वी मेंटेन अ डिस्टेंस कि भाई वी आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, ऐसी भावनाएं होती हैं। सो लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी। तो ये द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, एम्फेसिस जोर दिया गया था वर्नाकुलर का मतलब होता है आम लोगों की भाषा, वो जिस स्थान पे रहते हैं उसकी भाषा को बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो जोर किस में दिया गया था? वर्नाकुलर लैंग्वेज में। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. तो इनको इकट्ठा करना सिर्फ एक नेशनलिस्ट एंशियंट पुराने ज़माने को याद करके हमने इकट्ठा नहीं कर रहे थे, हम मॉडर्न नेशनलिज्म को भी ला रहे थे क्योंकि हम इसको इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुंचा रहे थे जो इलिटरेट से पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन उनको थ्रू पेंटिंग, थ्रू सॉन्ग, थ्रू स्टोरी टेलिंग बाय माउथ ये चीज़ें हम फैला सकते थे और उन्होंने फैलाया भी। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria। ये खास चीज़ हम पोलैंड में देखने को मिला क्योंकि पोलैंड आफ्टर द नेपोलियन वॉज डिफीटेड, जब पोलैंड जो था
उसको जो बड़े पावर्स थे उन्होंने बांट लिया था। रशिया ने अपना कुछ हिस्सा ले लिया था, प्रशिया ने अपना कुछ हिस्सा ले लिया था, ऑस्ट्रिया ने कुछ हिस्सा ले लिया था। नाउ दैट रीजन वॉज अ प्लेस वेयर देयर वॉज अ कॉमन कल्चर, पोलिश कल्चर था, लेकिन उसको अलग अलग लोगों ने अपने अपने बांट लिया था। तो यहाँ पे ये जो भावना को जागृत करना बहुत ज़रूरी था और ये इस वर्नाकुलर के थ्रू ज़्यादा हुआ। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. भले ही एक राष्ट्र के रूप में अब वो इंडिपेंडेंट नेशन या इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में नहीं जाना जाता था, लेकिन उन लोगों ने अपने इस आइडेंटिटी को बचा के रखा थ्रू दिस म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। कैसे? कैरोल करपुन्स्की ये एक आर्टिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलनेज एंड मजूरका इनटू नेशनल सिंबल्स। तो कैरोल करपुन्स्की ने वहाँ के जो फोक डांसेस थे उसको कन्वर्ट किया ओपेराज में, म्यूज़िक में, और उनका एक फॉर्म बना दिया जिसको बोलते हैं पोलनेज या करपुन्स्की, और इसको हम अब नेशनल आइडेंटिटी बन गई है। पोलनेज पोलैंड की और मजूरका पोलैंड की नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल सिंबल बन गया है, राष्ट्रीय पहचान मिल गई उसको। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. जैसे पोलैंड पे रशिया का कब्ज़ा हो गया जब कुछ पार्ट में, तो उन लोगों ने क्या कोशिश की कि पोलिश लैंग्वेज को अब ख़त्म कर दिया जाए। तो स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया गया और नॉर्मल जो कामकाज के में थे उससे वहाँ बाहर कर दिया, और प्रमोट किसको करने लगे? वो रशियन लैंग्वेज को करने लगे। तो हर जगह रशियन लैंग्वेज को उन पे थोपा गया। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. तो 1831 में पोलैंड ने एक क्रांति आर्म्ड रिबेलियन, उन्होंने एक विद्रोह कर दिया जिसको रशिया ने पहले बहुत आराम से उसको क्रश कर दिया। अब वो आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड संघर्ष तो कर नहीं सकते थे, तो इनडायरेक्ट वो संघर्ष करने लगे। Following this, many members of clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. तो इसके बाद जो बहुत सारे जो मेंबर्स थे चर्च के, जिनको क्लर्जी बोलते हैं, इन लोगों ने लैंग्वेज को हथियार बनाया ताकि वो अपना नेशनल रेजिस्टेंस, जो उसका राष्ट्रीय संघर्ष है, उसको बढ़ावा दे सकें। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो पोलिश भाषा का यूज़ वो चर्च में सारे गैदरिंग्स में करने लगे, और उनके जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जो धार्मिक पढ़ाई लिखाई है, उसमें वो पोलिश भाषा का ही यूज़ करने लगे। एज अ रिजल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। तो इसका असर क्या हुआ? जो रशिया हैं, इन लोगों ने, रशियन जो अथॉरिटी हैं, इन लोगों ने रशियन भाषा का अपमान करने के लिए ये जो इनके जो प्रीस्ट थे, इनके जो सरमन्स देते थे, उनको या तो जेल में डाल दिया या फिर उनको साइबेरिया, एक बहुत ठंडी जगह है रशिया की जहाँ जीवन बहुत मुश्किल होता है, वहाँ भेज दिया ताकि इनको सज़ा मिल सके। The use of Polish came to be seen as the symbol of struggle against Russian dominance. तो इस तरीके से जो यूज़ ऑफ पोलिश लैंग्वेज है, ये ऐसा देखा गया कि ये एक पोलैंड का संघर्ष था इस रशियन प्रभुत्व, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। सो दिस वाज हाउ द लैंग्वेज वाज यूज्ड। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल, okay, before stopping you, I will tell you an interesting story which is in the box 1. जैसे आप लोगों ने फेरी टेल्स सुने हैं, सिंड्रेला की कहानी सुनी है, रपुंजल की कहानी सुनी है, स्नो वाइट की कहानी सुनी है, तो ये कहानी कहाँ की है और किसने लाया? तो इसके बारे में ये इसी दौर की बात है। देयर वर 2 ब्रदर्स जिनको हम ग्रिम ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। So they were born in Germany, and
दे वांटेड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ कल्चर जहाँ पे हम लोक कथाओं को इकट्ठा, उससे पहले लिखा नहीं जाता था ऐसे, उनको इकट्ठा किया जाए और लोगों के सामने एक नेशनल आइडेंटिटी की तरह पेश किया जाए. तो आई रीड थ्रू दिस. सो द ग्रिम ब्रदर्स, folk tales and nation building. Grimm's fairy tale is a familiar name. The brothers Jacob and Wilhelm Grimm were born in the German city of Hanau in 1785 and 1786 respectively. The name of the brothers was Jacob and Wilhelm. So they were trained to be a lawyer. They studied law, but soon they developed an interest in collecting old folk tales. उनका इंटरेस्ट किस में आ गया? पुराने लोक कथाओं को एकत्रित करने में. They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales. 6 साल तक वो अलग अलग गांव में घूमे, लोगों से बात की और ये फेरी टेल्स या फोक टेल्स को उन्होंने लिख लिया. Which were handed down through the generations. अब ये जो टेल्स कैसे थे? कहीं सुनी, पुराने ज़माने के लोग कहीं सुना के ही सुनी हुई बातों को ही आगे बढ़ते थे. तो ये सुनी हुई बातों को उन्होंने लोगों से सुना और फिर उसको लिख दिया. These were popular both among children and adults. In 1812 they published their first collection of tales. So सबसे पहला कलेक्शन उन्होंने 1812 में वो छापा. उसके बाद subsequently both the brothers became active in liberal politics, especially in the movement for freedom of press. In the meantime they published a 33-volume dictionary of the German language. धीरे धीरे वो उनके पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गए और लिबरल नेशनलिस्ट के पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए और उनका डिमांड जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो था. उसके बाद उन्होंने और काम किया और 33 किताबों वाली 33 वॉल्यूम जर्मन डिक्शनरी भी छापी उन्होंने. 33 वॉल्यूम डिक्शनरी फॉर द जर्मन लैंग्वेज. और उन्हें इनका ये भी मानना था कि बिकॉज फ्रेंच वेर पावरफुल एट दैट टाइम, ये फ्रेंच लोग अगर यहाँ आएंगे, इनका डोमिनेंस हो जाएगा तो जर्मन कल्चर और जर्मन लैंग्वेज का विनाश हो जाएगा. इसके लिए उन लोग ये सब कलेक्ट करके आम लोगों पे ये चीज़ें बांट रहे थे. The Grimm brothers also saw French domination as a threat to German culture and believed that the folk tales they had collected were expressions of a pure and authentic German spirit. तो ये जर्मन भावना का एक्सप्रेशन है ये folk tales. They considered their projects of collecting folk tales and developing the German language as a part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity. तो वो ये मानते थे कि ये कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एक तरीके से हम फ्रेंच डोमिनेशन का विरोध कर रहे हैं और जर्मन आइडेंटिटी को बढ़ावा दे रहे हैं. दिस वॉज देयर एम. सो विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, विच इज़ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. थैंक यू.